डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मीनिंग समझ ही गए हो? हाँ जी, हमारे पास कोई फंक्शन है fx, इसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन निकल के है f प्राइम x। तो इंटीग्रेशन ऑफ f प्राइम x dx, ये लिखने का तरीका है that we are integrating it with respect to variable x। Yes sir. वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका इंटीग्रेशन, जिसका डिफरेंशिएशन f प्राइम x है, वो है हमारा fx। दिस इज डिफरेंशिएशन, इसका रिवर्स प्रोसेस, तो यहां से वापस आपको एक फंक्शन देगा दैट इज इंटीग्रेशन। ये एक इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। और dy by dx को हमने क्या समझा था? dy by dx का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था, if we are having some function like this, y एक्सिस पर प्लॉट कर रखा है हमने फंक्शन fx, दिस इज आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो dy by dx यहाँ पर क्या था? टेंजेंट टू द कर्व। Yes sir. ओके, dy by dx was टेंजेंट टू द कर्व। Suppose this point is A, this point is B. So हमारे पास ये चीज थी डेल्टा x, और ये चीज थी हमारे पास डेल्टा y। चेंज इन x, चेंज इन y। x एक्सिस के साथ ये जो लाइन AB है दोनों पॉइंट से पास हो रही है, इट वाज मेकिंग एंगल थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है, Yes sir. ठीक। सो स्लोप हम डिफाइन करते हैं इसी लाइन का स्लोप, ये जो AB लाइन है x एक्सिस पे यहाँ कट कर रही है, इसी का स्लोप है हमारे पास tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो इस केस में भी चेंज इन y हम निकाल लें विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, लेकिन यहाँ दोनों फाइनाइट है, डेल्टा y डेल्टा x दोनों ही फाइनाइट है, ठीक है। सो ये है नॉर्मल केस के अंदर। यहाँ पर जो डेल्टा y बाय डेल्टा x है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग स्लोप ऑफ, ये टेंजेंट नहीं है, ये टेंजेंट थोड़े है, दिस इज स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 points on the curve, passing through 2 points on the curve, और slope of the line segment joining these 2 points, ये था हमारा डेल्टा y बाई डेल्टा x। और अगर हम बात करें dy by dx की, dy by dx के केस में क्या होगा? ये पॉइंट B इसके पास आता जाएगा, है ना। और जब भी पॉइंट B इसके बहुत ज्यादा करीब होगा, दिस इज डेल्टा y, दिस इज डेल्टा x, और जब बिल्कुल ही यहां पर आ जाएगा, देन दिस लाइन विल बिकम टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। सो dy by dx इस केस में ये वाला जो एंगल है tan थीटा, इसको हम dy by dx कब लिखेंगे? दिस इज द टेंजेंट टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट। हम कौन से पॉइंट पर ये निकाल रहे हैं? दिस इज द slope of tangent to the curve, slope of tangent to the curve at given point। ओके सर। अच्छा देखो, जब ये डेल्टा y डेल्टा x दोनों ही स्मॉल है,
तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसमें और टेंजेंट में ज्यादा फर्क नहीं है ना? तो यानी कि उस केस में अगर मैं चेंज इन y को ऐसे लिखूं, चेंज इन x को ऐसे लिखूं, ये भी डेल्टा ही है सिंबल। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, कुछ ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं टेंजेंट में और इसमें, जब दोनों पॉइंट्स आपस में पास पास हैं। तो इसको मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं, dy by dx या फिर f प्राइम x, है ना? यस सर। सो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ये बराबर हो जाएगा f प्राइम x, और डेल्टा x को उस साइड ले जाता हूं इनटू dx, या डेल्टा y दिस इज इक्वल टू dy by dx डेरिवेटिव इनटू dx। ठीक है, dx डेल्टा x। हमने देखो जब डेरिवेटिव डिफाइन किया था बच्चों, तब मैंने आपको बताया था कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, कि हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं इस लिमिट के अंदर। अभी तो बहुत बड़ी सी टर्म इतनी सारी लिखी है ना, इसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन हमने बना दी dy by dx of fx। सो ये डेरिवेटिव का सिंबल था, यहाँ पे ये डिवीजन नहीं था कि d of fx upon dx। इस इक्वेशन से हमने डेफिनेशन इस तरीके से दे दी dy और dx की, ठीक, dy is equal to f prime x into dx। यहाँ पे ये है स्मॉल चेंज, ठीक है, ये सिंबल था लेकिन डेफिनेशन इस तरीके से दे दी कि बाद में dy by dx उसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दे तो कोई गलती ना हो, है ना? यस सर। एक्चुअल में ये डिवीजन नहीं था, एक्चुअल में तो इस लंबी सी चीज को हमने शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिख दिया था, ठीक है ना? बहुत जरूरी है सारी चीजें। अब देखो यहीं से हमने बात की थी कल डेफिनेट इंटीग्रेशन की, dy क्या है, स्मॉल चेंज इन y। सो जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं डेल्टा y हुआ ना, है जी, dy डेल्टा y, dy डेल्टा y है बट स्मॉल चेंज, हम बहुत छोटे चेंज की बात कर रहे हैं, अप्रोचिंग टू 0 नहीं। जैसे जैसे हम दोनों पॉइंट आपस में पास पास आएंगे ना, तो टेंजेंट पे उसमें ज्यादा फर्क नहीं होगा, वो अप्रोक्सीमेशन अच्छा खासा अप्रोक्सीमेशन, अच्छा खासा इन द सेंस, सपोज करो कि अगर वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू ये है 5.20, आपके पास कोई वैल्यू है 5.18, 5.17, सो ये सब क्लोज है इसमें, है ना? आप इन वैल्यूज को यूज कर सकते हो। ये अप्रोक्सीमेशन कैसे है, इट इज गुड अप्रोक्सीमेशन। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, हाँ, कुछ नहीं सर। भावना एक भी लेक्चर यूज देखा, ये बताओ पहले। सर मैंने ट्रिगो का देखा था आधा। ट्रिगो का भी आधा देखा? हाँ सर। क्लास में भी देख लिया, उधर भी आधा देखा। बाकी सब्जेक्ट्स देखा? ये भगवान, सिर्फ बायो में तो बहुत सारे करा दिए, एनिमल किंगडम पूरा, करा नहीं पूरा। और कितना बड़ा देख के पता चलेगा। आज दूसरा हो या फिर वही खत्म हो? कल होगा ना, कल अब तो केमिस्ट्री है। कल नया टेंथ लेक्चर है, उसमें पूछेंगे क्वेश्चंस। सर मैं आज तो नहीं लिख पाऊंगी, सर मेरा इंग्लिश का हाफ ईयरली पेपर है। इंग्लिश का हाफ ईयरली पेपर है कौन सी कक्षा में? 11वीं में। चलो छोड़ो, मैं तो क्या ही बोलूं। एनसीईआरटी के तुम्हारा हाँ। सीबीएसई है तेरा तो पेपर हो गया, कल आखिरी है। हाफ ईयरली में खत्म हो गए, एबी में भी कल आखिरी है। सर तेरा भी आखिरी कल मेरा सेकंड लास्ट है। कल फिजिक्स का प्रैक्टिकल। कल जाके अपने आप को टेस्ट करना ना, ऐसे ही चलो के पेपर दो, मतलब बिना पढ़े। और क्या जितना मतलब बिना पढ़े इंग्लिश है बस, आनी भाषा है। सर बस मैं मुझे चैप्टर पढ़ने है, लेटर वेटर तो मैं कर लूंगी, कौन सी टेंशन क्या दे दी? ग्रामर तो मैं कर लूंगी। ग्रामर में कौन पढ़ाई करता है वैसे भी? और सोने सर वो लेक्चर एक कम से कम 1.5 घंटे का ये है। पेपर देते समय सोने की सर जरूरत 1.5 घंटे का एक लेक्चर। कौन बैटमैन सा मूवी देखी है? ये भी नहीं पता मुझे। सर अवेंजर्स की बात कर दी आपने। क्या बोला? बैटमैन देखी है? बैटमैन बैटमैन देखी है? क्या सर ब्लैक मैन? बैटमैन बैटमैन एवेंजर्स में अवेंजर्स ही तो है यार। नहीं, किसी बात कर रहा है डार्क आप? नाइट नहीं देखी? बैटमैन डीसी का है यार, ऐसा मत बोला कर यार, दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है सर, आगे फिर देख ली। देख ली? द बैटमैन नहीं देखी तो फिर नहीं देखिए तो बताओ कौन सी देखी है, बताओ। सर किसकी? Iron डार्क Man वगैरह सब ये सब। डार्क नाइट राइजेस तक देखी है।
आयरन मैन देखिए, आयरन मैन देखिए, थॉर देखिए सर। थॉर की सब या लास्ट वाली डिसअपॉइंट। अच्छा चलो ये छोड़ो, तुमने अगर सीधा सपोज बाहुबली। करो, बाहुबली। नहीं सीधा तुमने देखी है एवेंजर्स एंड गेम, Yes, sir. ना पहले कुछ समझ वाली नहीं ना आया। आयरन मैन देखी, कुछ समझ नहीं आएगा, मेरे मम्मी नहीं, पापा और से पूछो, नहीं उनको आएगी। कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा, ये कौन उड़ रहा है, ये क्या है। कौन उड़ रहा है? मेरे मम्मी पापा कहते हैं आई एम आयरन मैन, तो क्या करें, जान के क्या करें, है ना भावना, ये वाला केस हो जाएगा। ये शुरुआत में अगर ये सब छूट गया ना, हाँ सर सर इंटीग्रेशन तो बहुत डिफरेंशिएशन समझ में आना चाहिए ना सर। इंटीग्रेशन में आना चाहिए। सर इंटीग्रेशन जब भी ठीक से समझ आएगा तो सर रिवर्स प्रोसेस है। f prime x dx, ठीक है, तो इसी चीज को f prime x is dy by dx into dx। Yes. अब ये क्वांटिटी है क्या, dy by dx into dx, चेंज इन y, है ना, दिस इज बेसिकली चेंज इन y dy। ये तो देखो सही तरीका तो ये है कि ये क्या है बच्चों, चेंज इन y है, वरना कोई ऐसे ही बता देगा dx से dx काट दिया dy, सर ऐसे नहीं कर सकते। चेंज इन y क्या ऐसे नहीं कर कर तो सकते? सकते हैं, तो उसका मीनिंग बदलने पड़ेगा, कभी कभी इसको काट दे रहे, कभी कुछ कर दे रहे, स्टार्टिंग में सिंपल सर एक्चुअल में क्या है फिर? एक्चुअली यही है ना। ये तो डेरिवेटिव है, हाँ सर ये स्मॉल चेंज है, दोनों के लिए सिंबल सेम यूज कर लिया, मीनिंग लेकिन क्लियर होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। करा हमने, ये अप्रोक्सीमेशन है, जब ये पॉइंट इसके करीब है तो ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये टेंजेंट को अप्रोच करेगी, इसलिए यहाँ देखो सिंबल मैंने यूज किया अप्रोक्सीमेशन का। ये इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, ये एक बहुत अच्छा खासा अप्रोक्सीमेशन है, और अप्रोक्सीमेशन उतना बढ़िया होगा जितना नजदीक पॉइंट बी ए के होगा। सर स्मॉल चेंज इन वैल्यू में डी बाई बेटा एक तो है डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, यस सर। यहाँ जीरो नहीं अप्रोच कर रहा, मान लो इनके बीच में बहुत थोड़ा डिफरेंस है, आप खुद ही सोच के देखो ना, अभी तो ये लाइन ए बी और टेंजेंट वाली लाइन फर्क है, पॉइंट बी जैसे जैसे क्लोज आएगा इन दोनों लाइन में कोई खास फर्क नहीं बचेगा, ये एक दूसरे को अच्छा खासा अप्रोच करेंगे, है ना, उसको हम बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन एक बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेशन है जब डेल्टा वाई या डेल्टा एक्स स्मॉल है, इसीलिए ये इस चीज को आप मतलब समझ सको, इसलिए यहाँ सिंबल यूज किया डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, छोटा है, नोटेशन का हर एक नोटेशन का कुछ ना कुछ मीनिंग है, ठीक सर है। यहाँ पर ऐसा डेल्टा यूज करने का अलग सिंबल कुछ रीजन है? ये वाला ये इसीलिए कि छोटा है, स्मॉल है ना, ये स्मॉल चेंज की बात करते हैं, इसलिए वो कर दिया। और फाइनली देखो इसका मीनिंग भी यही है, इसके लिए dy ही यूज करेंगे सबसे पहली क्लास में, क्योंकि बहुत ही अप्रोच कर चुका है। देखो नोट्स खोलो, उसमें लिखा रखा है dy स्मॉल चेंज के लिए, ये खोलो, ये अच्छा ये उसमें तो है ही डिफरेंशिएशन, बस क्या रहे हो भाई, ये देखो dy dx पहली क्लास में लिखवाते थे, स्मॉल चेंज के लिए यूज करेंगे। सर वेरी स्मॉल चेंज इन वैल्यू। ओके गाइज, चलो वो इसमें तो दिखाई भी नहीं दे रहा, तो कैसे पढ़ेगा इसको? बेटा वो इग्नोर कर दो, 2-4 पन्ने कोई बात नहीं। और वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वो हो ही चुका है। सर मतलब दिख भी ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं दिख रहा हो, मतलब ये ऑनलाइन देख लियो क्या? मेरा तो चश्मा नहीं है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट द टोटल चेंज इन y। अगर x हमारा चेंज हो रहा है x1 से x2 तक, सो y के अंदर कितना चेंज है, y1 से y2 दिस इज y2 माइनस y1, और गाइस y2 कितना है हमारा, f of x2 माइनस f of x1, हाँ यस सर। y Yes, is sir. ठीक है, so integral of f prime x dx from limit x1 to x2 is equal to this। हाँ ये करते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यस सर। यस ठीक है, इसका इंटीग्रेशन fx ही आएगा f prime x का, और उसमें लिमिट पुट कर देते हैं, ऐसे आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग टोटल चेंज। समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। वैसे नीट वाले बच्चों को बताने का होता नहीं, क्योंकि पहले ही मास्टर अज्यूम करके चलता है कि इनको ना आएगा समझ, आईआईटी वालों को भी नहीं आता समझ। मास्टर
और अभी इस स्टेज पे आईआईटी और नीट वाले सब सेम ही है। अभी तो सब सही है, बिल्कुल सही बात पूछी विशेष, मतलब दिल खुश करने वाली बात नहीं। वरना यार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब एक बार ना मैंने सवाल लिखा तो कह रहा बच्चा कि सर ये कौन सी बुक से है, मैंने कहा एच सी वर्मा से है। कह रहे सर उसका नजर आ रहा है नीट का बचा था जी। बोर्ड्स का, बोर्ड्स का। सर बोर्ड्स में तो सेंस भी रखता है, लेकिन अगर नीट में तो सॉल्ड एग्जांपल था, बिल्कुल बेसिक वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन। एचसी और मगा उसका ये थोड़ा है कि सारे क्वेश्चन ही बड़े भयंकर होंगे, है ना? सर आप इसी कुछ देख के लेकिन भयंकर क्वेश्चन भी कर लेंगे। सर सही बात है। सर अगर आपने स्पेशली बुक से दिया तो भयंकर वाला ही होगा। ऐसा नहीं है हाँ जी, सर भयंकर वाली होगा तभी तो आपने दिया और वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं नॉर्मल ही था। नॉर्मल होगा सर, घुमा के रखना। जैसे इंडिया में नहीं है कि कोई अंग्रेज भारत आया तो यार बोल साहब साहब अंग्रेज मतलब साहब, इंडिया वाले ऐसे ही करते हैं ना अंग्रेजों को ट्रीट। यस सर। अंग्रेज मतलब साहब, भले वो वहाँ कूड़ा उठाता हूँ सड़कों पे से। अंग्रेजी में मतलब साहब। तो चलो अब यहाँ पे देख लो वापस, कल भी बताया था नहीं, x1 पर वैल्यू ये है हमारी। मुझे पता है। ये फोन साइलेंट कर दो अपने, नहीं मेरे पास जमा कर दो। सर मेरा तो संस्कार रहता है पहले दिन से, मैं अपने कब से जल्दी से ऐसे ही है क्या? y1 y2 ठीक है। जब x1 से x2 चेंज कर रहे हैं, x y में भी कुछ कोरस्पॉन्डिंग चेंज है। यस सर। और अगर वही निकालने की कोशिश करेंगे तो सर वाई का चीज जब स्मॉल अमाउंट्स में x को चेंज कर रहे हैं, y का चेंज हमें मिलता रहेगा। इसी को हम ऐड कर रहे हैं x1 से लेके x2 तक, है ना? थोड़ा सा चेंज किया, सो ये वाला पार्ट है हमारा डेल्टा y, ये है डेल्टा y। इनको ऐड करेंगे तो टोटल चेंज इन y हमें मिल जाएगा। टी1। हाँ जी, तो ये है अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन। इन सारे पीसेस को ऐड कर दो, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, हमको मिलेगा टोटल चेंज यहाँ से यहाँ तक, which is delta y, and delta y is y2 minus y1, और y2 minus y1 क्या है? f of x2 minus f of x1, ठीक है? और ये ध्यान रखना, यहाँ मैं इधर फंक्शन कौन सा प्लॉट किया है? y equals to fx, और इंटीग्रेशन किसका क्या है? f prime x, इसका इंटीग्रेशन है ये। डेफिनेट इंटीग्रेशन समझ आया? एक मीनिंग ये है, दूसरा आएगा ग्राफिकल मीनिंग। ये समझाने के लिए कि चेंज, टोटल चेंज ये कैसे आएगा, ये बताने के लिए। अपर लिमिट वरना सीधा बताया था, ये लिमिट डालनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसमें कर क्या रहे हैं देखो, इंटीग्रेशन सेम ही तरीके से होगा। इंटीग्रेशन एक बार आपने कर दिया, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार ये वाली वैल्यू डालेंगे, एक बार ये वाली वैल्यू डालेंगे, ठीक है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ आएगा। इंटीग्रेशन इसका किया, लेकिन ये चेंज किसमें बता रहा है? उस फंक्शन के अंदर जिसका ये डिफरेंशिएशन है, उसका चेंज मिल रहा है यहाँ से। मीनिंग समझ रहे हो ना? अभी दूसरे मीनिंग की बात करेंगे। अब f प्राइम x dx, ये क्या मतलब है इसको भी बताऊंगा। पहले कुछ सॉल्व कर दो आप। सो फाइनली फॉर्मल वे में लिख देते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f प्राइम x dx, दिस इज इक्वल टू fb minus fa।
Okay, this is equal to FB minus FT. ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन तो आएगा निकल के एफ एक्स ही, एफ प्राइम एक्स का। केस में बस अब लिमिट डालनी रह गई है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट। और इसका मीनिंग क्या है, देखो ये भी शॉर्ट हैंड नोटेशन ही है, पहले अपर लिमिट डालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे लोअर लिमिट। चलो please integrate 2x minus 1 dx and limit is from 1 to 4. Please do this. स्कूल वाले कुछ नहीं कराते क्या, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं कराते? हाँ नहीं कराते। फिर कैसे चलता है काम? कितनी फीस देते हैं स्कूल में, कितनी देते हो? मत बताओ, छोड़ो। कुछ 3 महीने या 4 महीने का 30,000। चलो ये हुआ, ये देखो मैं करता हूँ इसको नॉर्मल, पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं इसका, ठीक है। सो ये क्या है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx, है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और लिमिट है हमारी 1 से 4 तक। अब नॉर्मल 2x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x to the power 1 plus 1, so x square by 2, ओके। ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इसमें लिमिट हमको पुट करनी है 1 से 4 तक। माइनस dx का इंटीग्रेशन x ही होगा और इसके अंदर लिमिट पुट करनी है 1 to 4। अब फंक्शन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो ये आएगा हमारे पास 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस दिस इज 4 minus 1। 16 minus 1 is 15, 15 minus 3, so the answer is 12। आंसर इज 12। इसमें आंसर ही आ रहा है बेटा, आंसर क्यों नहीं आएगा, चेंज इन Yes, y, sir, फंक्शन x दे रखा है, ये हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है 1 से 4 तक। तो इस फंक्शन के अंदर जब आपने x को चेंज किया 1 से 4, तो फंक्शन के अंदर टोटल चेंज क्या होगा, ये हमें यही तो दे रखा था, दैट दिस इज इक्वल टू 2x minus 1, बल्कि ये तो नहीं है, इसका जो ये फंक्शन है इसका जो इंटीग्रेशन है उसके अंदर चेंज की बात कर रहे हैं, यानी कि इस वाले फंक्शन। ये तो बेटा f प्राइम x है, हमारे पास आया क्या इंटीग्रेशन के बाद f तो प्लस c नहीं होगा इसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो नहीं आएगा। नहीं है। दोबारा घर जाके दोनों में डिफरेंस को सोचना, वैसे कोई डिफरेंस पूछेगा नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। वहां हम सीधा उस फंक्शन की बात कर रहे थे, वो फंक्शन निकालना है, इसका डेरिवेटिव हमको दिया हुआ है जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ क्या बात हो रही है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर कितना चेंज हुआ जब x 1 से 4 चेंज हो रहा है इंटीग्रेशन। ये देखो इसके अंदर बेटा इंटीग्रेट तो इसको किया, यस सर, इंटीग्रेट करके आया हमारे पास क्या fx, है ना, fx के अंदर चेंज बता रहा है हमें, ठीक है, ये हमें fx के अंदर चेंज बता रहा है। इसको इंटीग्रेट करा तब उसमें तो प्लस c आना चाहिए।
अब सुनो ध्यान से दोबारा, ठीक है? पूरी शिद्दत से अब तुम मेरी बात सुनो। यस सर। बिल्कुल तुमने सही कहा। हमें एक फंक्शन दे रखा था f प्राइम x dx। वो फंक्शन चाहिए जिसका डेरिवेटिव ये है। वो फंक्शन हमारे पास आपने कहा सर वो fx है, और इसमें आप प्लस c ये भी ऐड कर सकते हो। ठीक, अब हम क्या कह रहे हैं कि जब x को आपने चेंज किया 1 से 3, इसका इंटीग्रेशन fx है, ये हमारे पास निकल कर आया y, तो इसके अंदर कितना चेंज हो रहा है, और वो हमें मिला कौन सी इक्वेशन से? इस वाली इक्वेशन से। x3 - fx, ये इक्वेशन से टोटल चेंज y का, ये इंटीग्रेशन के बाद हमें मिला था फंक्शन y, उसके अंदर कितना चेंज है। ओके, सो वो चीज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की यहाँ जरूरत पड़ती नहीं, वो यूनिक ही एक ही वैल्यू निकल कर आएगी। यस सर। वहाँ यूनिक फंक्शन नहीं आ रहा था निकल के हमारा, सर, इसलिए हम FX c ऐड कर रहे थे। fx का थोड़ा सा डिफरेंस है, और अदरवाइज इतना ही हमारे काम का है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर लिमिट्स आ गई तो आपको लिमिट पुट कर दो, पहले करना सीख लो, उसके बाद ये fx जो फंक्शन है यही हमारा y, और जब हम x को चेंज कर रहे हैं, जब x हमारा कहां से कहां चेंज हो रहा है, x1 से x3 चेंज हो रहा है, तब y के अंदर कितना चेंज है, ये बात हो रही है। और y फंक्शन ये वाला वो जो चेंज होगा वो तो डेफिनेट रहेगा, चाहे c की कोई भी वैल्यू। हाँ जी बिल्कुल, तो इसलिए c लेते हैं जी। ठीक है, चलो इसमें सी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज इंटीग्रेट 3x² - 4x + 2 dx। सॉल्व करो, ठीक है, फिर अपना आंसर चेक कर लेना। और लिमिट, टेक लिमिट फ्रॉम 2 to 4। थ्री एक्स स्क्वायर सर 50 50 64 - 8 - 2x²। हाँ यस सर, सही है। 36 यस सर। ओके, आगे कर दो, नोट डाउन कर दो प्रॉपर्टी। यस नहीं नोट कर दो, नहीं हुआ तो देखो मिनिमम इतना तो आना ही चाहिए। 12th क्लास के अंदर मैथ्स में बहुत लंबे चलते हैं चैप्टर, इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का चैप्टर भी अच्छा खासा चलता है, और
इतना हमें आना ही आना चाहिए, रिक्वायरमेंट है हमको। Please solve integration of cos x dx from pi by 6 to pi by 3. Please do it. Limit one to three. डेफिनेट इंटीग्रेशन नाम ही इसलिए क्योंकि एक डेफिनेट वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास प्लस कांस्टेंट सी की वजह से बहुत सारे ऐसे फंक्शन निकल कर आ रहे हैं जिनका डेरिवेटिव ये गिवन फंक्शन है। सर एनवाला नेगेटिव है क्या? कोई बात नहीं, नेगेटिव आ जाने दो, हो सकता है। हो सकता है। अच्छा देखो, थोड़ी सी फीलिंग आ जाएगी। सर साइन 30 क्या होता है? 1/2 1 और 60 रूट 3/2 वो हो जाएगा। यस सर 1 माइनस रूट 3/2 1 माइनस रूट 3/2 भी चेक कर लेते हैं। cos x का इंटीग्रेशन सिंपली हमारे पास कितना होता है? सर रूट 3 माइनस 1/2 सर रूट 3 माइनस 1/2 रूट 3 माइनस 1/2 ओके सर 0.7 सर नहीं है। cos x का sin x ही होगा। Yes, sir. अब सिंपल इसमें लिमिट ही तो पुट करनी है, एक बारी पाई बाय 6 एक बारी पाई बाय 3, so this is equal to sin of pi by 3 minus sin of pi by 6। मतलब क्या था इसमें, बस वैल्यूज पुट करनी थी। pi by 3 sin 60, यस sin 60 is root 3/2, sin 30 is, so this is root 3 minus 1/2। ठीक है, दूसरा निकाला शिवेश ने। हमारा sin की वैल्यू तो याद है ना, sin 30 sin 60 4 इसका 4, इसका तो 4 आना मुश्किल है। अच्छा इसका इंटीग्रेशन बताओ पहले क्या होगा। सर बस अच्छा 1/2x plus 3 सर ln 2x plus आगे इतना तो सही है। x का जो कोफिशिएंट है उसे डिवाइड भी करना है। ओ हाँ So ln 2x plus 3 ln 2x plus 3/2 बिल्कुल। सो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन होगा हमारे पास ln 2x plus 3 ln 9 डिवाइडेड बाय 2 ये इंटीग्रेशन है। अब इसमें लिमिट भी हमें पुट करनी है 1 से 3। Yes sir. अब करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, 1/2 को मैं बाहर ln 9 minus ln 5/2 चेक कर देते हैं। सो दिस इज ln 2 into 3 plus 3 minus ln 2 into 1 plus 3. This is half log of 9 minus log of 5. और इसको और कैसे लिख सकते हैं? log a minus log b. This is half of log a upon b.
और कैसे लिख सकते हैं, ये हाफ इसकी पावर में भी जा सकता है ना। ये हाफ इसकी प्रॉपर्टीज लिखवाई थी लोगरिथम की, नोट्स में देख लो अपने चाहे वो वाले। सो ये हो जाएगा हमारे पास, ये पावर जो है ना, जो इधर नंबर है ये इसकी पावर में चला जाएगा, ln 9/5 टू द पावर, या सीधा सीधा इसका अंडर रूट ले लेते हैं। सही है, तो फिर भी कंपैरेटिवली इजी है बाकी टॉपिक्स से। बाकी कौन सा टॉपिक्स? सर पहले जैसे इंटीग्रेशन के पहले कर रहे थे, उसमें तो बस फॉर्मूले रटने, इसमें बस एक ही फॉर्मूला है। फंक्शंस में, फंक्शन में तो कोई फॉर्मूला नहीं रटा था हमने सर जो कल की क्लास में था, डिफरेंशिएशन की बात कर रहे कल की क्लास कल में इंटीग्रेशन में ये था। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं यार, कल की क्लास में इंटीग्रेशन में बोला उसमें हाँ। sin x cos x ax plus b upon a वाला जो था, वो भी सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, लेकिन वो याद करने का एक तरीका है। इसको t मानोगे तो भी इतने लंबे प्रोसेस से लिखना सीधा यही है। ओके, अब जरा बात करते हैं ग्राफिकल इंटीग्रेशन। Geometrical meaning of integration. Geometrical meaning or representation of integration. Suppose we are having a function y is equal to fx and you are doing the integration y dx, which is integration of fx dx। इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा है। अब क्यों ना इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर लें। On y-axis we are plotting y equal to fx. On x-axis we are plotting x. और ये कर्व हमें दे रखा है कुछ ऐसा, ठीक है। We are having a curve like this. And suppose the value of x, we are looking for the function between x1 and x2. Okay, so between x1 and x2. Sir, what is dx? अब बताओ मुझे dx का मीनिंग क्या है? स्मॉल चेंज इन x, यही है। सर लेकिन इसमें चेंज स्मॉल तो नहीं है। स्मॉल चेंज नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलो, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब ये बताओ, क्या मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है? तो स्ट्रेट लाइन का फीचर होता है शायद। फीचर तो है इसमें, तुम्हें याद होगा एक दिन मैंने खोला भी था उसको, है ना, फिर मैंने बंद कर दिया था उसको। रूलर भी है सर, रूलर भी है, इसको मैं कई बार यूज कर चुका हूँ एक्चुअली ना, रिकॉर्डिंग के दौरान। तो ये मुझे धोखा देते हैं, इसलिए मैं फीचर्स को कम यूज करता हूँ। सीधा हाथ का इस्तेमाल। बिल्कुल, और अच्छी तो ड्राइंग हो यार। सर अच्छा, अब ये देखो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल चेंज इन x dx। अब आप कहोगे सर बीच में क्यों दिया? कहीं भी ले सकते हैं। जब हम लिमिट डालते हैं ना कि x1 से x2 तक जा रहे हैं, x1 से x2 तक,
तो यानी कि हम यहीं से स्मॉल स्मॉल चेंजेस ऐड करते जा रहे हैं। इसका मतलब है क्या, है ना, ये स्मॉल चेंजेस हम यहाँ से ऐड करना स्टार्ट कर रहे हैं। fx dx धीरे धीरे इन सबको हम ऐड करते जा रहे हैं। सो मैंने dx ले लिया यहाँ पर, स्मॉल चेंज इन x, ठीक, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। तो ये हमारी जो स्ट्रिप है पूरी, इसकी थिकनेस है dx। अब बेटा यहां पर इस स्ट्रिप पर जो y की वैल्यू है, इट इज रफली जो भी है एट दिस पॉइंट द वैल्यू इज y और fx सिंपली। अच्छा अब ये बताओ, ये इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है यही तो है ना, y इक्वल टू fx के बराबर। y एक्सिस पर तो यही प्लॉट कर रहे हैं हम y, यस सर, है ना। इसकी जो लेंथ है यहाँ पर, ये हमें फंक्शन की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है और थिकनेस इतनी है। सो ये एक रेक्टेंगल नहीं बन रहा, दिस इज बेसिकली अ स्मॉल स्ट्रिप, और ये एक रेक्टेंगल ही है, और रेक्टेंगल का एरिया आपको पता ही है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ स्ट्रिप, this is equal to y dx और this is equal to fx dx, है ना। एरिया मिल रहा है हमको इस स्ट्रिप का। so y dx fx dx is basically area of such a strip, और जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं x1 से लेके x2 तक, यानी कि ऐसी ही एक स्ट्रिप हमारी इधर भी होगी, ऐसे एक स्ट्रिप इधर भी होगी। हम स्ट्रिप बाय स्ट्रिप टोटल एरिया ऐड कर रहे हैं सर। लेकिन ये जो नई स्ट्रिप है इसमें तो y भी बदल रहा है। बिल्कुल बदलेगा। तो यहाँ जब इसका बेटा यहाँ पे कोई स्ट्रिप लेते हैं, देखो, है ना, इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, यहाँ पर y की वैल्यू कुछ और है, y into dx, है ना। तो वैल्यू तो y की बदलनी, तभी तो इसका एरिया आएगा। प्लस करते हैं सर, एक तो हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट जो कि हमको ये चीज जो स्ट्रिप की थिकनेस बता रहा है, और एक y जो लेंथ बता रहा है। तो सर लेकिन जो लेंथ है वो y की भी अलग अलग है ना, एक पॉइंट ऑफ स्ट्रिप से y कुछ और है, दूसरे पॉइंट से y यहाँ है। बिल्कुल सही बात है बेटा। इस वाले स्ट्रिप का जो एरिया होगा इतना y into dx, यही होगा ना। y चेंज हो रहा है तभी तो इस स्ट्रिप का सही एरिया आएगा। y वेरी करेगा, इंटीग्रेशन उस चीज की केयर खुद करेगा। यहाँ पे जो हम लिमिट डालते हैं ना कि x1 से x2 जा रहा है। सर ये तो सर ये स्ट्रिप जो है इसमें आपने 2 लाइंस बनाई, तो इसकी जो सेकंड वाली लाइन है उसका y अलग होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, वेरी गुड, थैंक यू फॉर रेजिंग दिस पॉइंट। अब सुनो ध्यान से, देखो करण शिवेश क्या कह रहा है कि सर एक तो ये है और एक ये है, ये थोड़ा सा यहाँ पे स्लैंट है, रेक्टेंगल नहीं बन रहा है ना, वो ये पॉइंट रेस कर रहा है। एक्चुअली देखो dx जब हमने इंटीग्रेशन किया था, dx क्या है, स्मॉल चेंज, और dx डिफरेंशिएशन की जो हमने वहां पर बात की थी, dx वाज इतना स्मॉल कि वो जीरो को अप्रोच करता है। यस सर। ठीक है, न्यूटन ने जब ये टेक्निक खोजी थी तो उसने क्या किया कि हम इसको n स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे इस पूरे एरिया को, और हर एक स्ट्रिप को हम एक रेक्टेंगल से अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। फिर न्यूटन ने कहा लेकिन जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी कि इनफाइनाइट ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स हैं, तो ये जो डिफरेंस बचेगा ना, यहाँ पे शिवेश कहना ये चाहता था कि सर इतना पार्ट तो छूट ही गया, इसका क्या होगा। तो n उसमें इंफिनिटी को अप्रोच करता है, dx जो है फिर जीरो को अप्रोच करेगा अगर इनफाइनाइट स्ट्रिप्स हो। सो ये इंटीग्रेशन की टेक्निक डिवाइस ही ऐसे हुई है, ये अपने आप उस चीज को ध्यान में रखें, ठीक है। तो ये आंसर आएगा एग्जैक्ट एरिया मिलेगा इस कर्व के नीचे का, बिना किसी अप्रोक्सीमेशन। ये तो समझाने के लिए करना ही पड़ेगा, स्ट्रिप में इतनी पतली थोड़ी बना दूंगा। इट कैन बी, dx कैन बी हाउएवर स्मॉल, बस जीरो नहीं है, ठीक है। आप कहोगे कि सर मैं बनाऊंगा 0.0001 सेंटीमीटर, उससे भी छोटी हम बना सकते हैं। जैसे ही आपको एक नंबर प्रोवाइड करोगे हम उससे छोटा नंबर सोच सकते हैं, यस सर, है ना।
यही तो खूबसूरती है मैथ्स की। तो इसलिए यही कह के छोड़ना पड़ता है अप्रोचिंग टू जीरो, पर जीरो नहीं है। लेकिन जहां आपने नंबर सोच लिया उससे छोटा नंबर आपको एकदम से मिल जाएगा। इसीलिए तो लिखते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। कितना जीरो, कितना, 5 जीरो, जीरो नहीं बस कितना भी है। हंसी की बात थोड़ा है। ये बात समझ में? सो ये हमको क्या देगा, एफ एक्स टी एक्स, दिस विल गिव अस एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, कौन सा कर्व, y इक्वल टू एफ एक्स area under the curve y equal to fx between x1 and x2. Understood? So ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। अगर हम निकाल रहे हैं fx dx, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, ये इंटीग्रेशन यानी कि आपको fx कर्व का एरिया मिल रहा है किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, x1 से x2 के बीच से। तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है x1 और x2 के बीच में, और ये जो कर्व बाउंड कर रहा है, ये पूरा एरिया आपको मिल जाएगा। अंडरस्टूड? तो कौन सा टोटल एरिया आएगा, चढ़ा के देखते हैं कैसा लगेगा। ये पूरा एरिया आ जाएगा आपके पास। ठीक है, we will get the area under this entire curve. नोट कर दो। अच्छा एक चीज और सुन लो, ये एरिया है कैसा, दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, है ना, इसको हम ये भी बोलते हैं। fx dx is giving us area bounded by the curve and the x axis. Yes sir. Area bounded by the curve and x axis. यानी कि जिस भी फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमें उस फंक्शन का एरिया मिल जा रहा है। जिस भी फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमें उस कर्व के नीचे का एरिया मिल जाएगा। Yes sir. चलो अब एक एग्जांपल इसका देखते हैं। Suppose this is the line y is equal to 2x. लाइन की इक्वेशन ये होती है, पता है नहीं पता?
लाइन की इक्वेशन समझा नहीं सर। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, चलो क्वेश्चन आप समझ जाओगे। अच्छा एक बात बताओ, एक पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस हो सकती हैं ये बताओ? इनफिनिट लाइंस हो सकती हैं, है ना? अगर मैं कहूं कि वो लाइन कौन सी है जहां पर y हमेशा 0 है, वो लाइन x एक्सिस है ना, x एक्सिस पर y हमेशा 0 है, y एक्सिस पर x हमेशा 0 है, तो यानी कि वो क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन हम बोलेंगे। अगर कोई आपसे बोले y इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू 0 कौन से लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस, x इक्वल टू 0 कौन से लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस। ऐसे ही बच्चा लोग सपोज करो ये हमारे पास कोई पॉइंट है और इस पॉइंट को कहीं भी जनरल को एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दिस इज द पॉइंट x1 y1। इक्वेशन ऑफ any straight line, equation of any straight line can be written as equation of any straight line can be written as y minus y1, this is equal to m x minus x1, where m is the slope and x1 y1 it is a point on the line, it is a point on line। ठीक है, अब जरा इसकी बात करते हैं। मैंने ये लिख दी, क्या ये इस कंडीशन में फिट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कैसे? ये पॉइंट जरा मेरे को बताना कौन सा है, 0 0 है ना? सो कैन आई राइट इट एज y minus 0, this is equal to 2x minus 0। एक पॉइंट मिल जाएगा बस मेरे को, 0 0 एक पॉइंट मिल गया ना, और ये जो 2 है ये इसका स्लोप दे रखा है, m is the slope, so y minus 0, this is mx minus 0, so m is slope ही। यकीन नहीं आता हो तो फंक्शन दे रखा है y equal to 2x, अगर बेटा इसका dy by dx लोगे, dy by dx इसका 2 निकल के आएगा कि नहीं आएगा? dy by dx क्या बताता है? dy by dx is the slope, है ना? So it is the slope of the line, so y minus y1 this is equal to m x minus x1। किसी भी लाइन की आप इक्वेशन लिख सकते हो, सिर्फ दो चीज आपको पता होनी चाहिए, एक तो पॉइंट पता लग जाए, कोई भी एक पॉइंट उस लाइन के ऊपर, दूसरा उसका स्लोप पता लग जाए। स्लोप यहां दे रखा था आपको, ये तो लाइन की इक्वेशन ही लिख रखी है, इस लाइन की इक्वेशन देख के हमने स्लोप बता दिया कि ये जो भी एंगल बना रही है, यहाँ पर जो थीटा है tan थीटा इज इक्वल टू 2, ये तो मीनिंग है स्लोप 2 है यहाँ पर, tan थीटा दिस इज इक्वल टू 2। बिल्कुल बात समझ में आई? किसी भी लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाएगी। अच्छा साहब एक और चीज देख लो, if 2 points are given, if 2 points are given, then
इक्वेशन ऑफ लाइन इज y minus y1, this is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। सर उस केस में स्लोप इस चीज से दिया जाएगा, मान लो 2 पॉइंट हमको दे दिए, ये हमारा कोई कर्व है और चलो 2 पॉइंट हमको दे दिए, दिस पॉइंट इज x2 y2, this point is x1 y1, है ना। इन 2 पॉइंट से पास होने वाली एक यूनिक की लाइन होगी, 2 पॉइंट से अनगिनत लाइन तो पास नहीं हो सकती, एक यूनिक लाइन होगी, वो लाइन हमारे पास ये है, ठीक है, एक यूनिक लाइन पास हो रही है। अब इसका स्लोप हमें निकालना है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, यानी कि x एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, ये कितना है y2 minus y1, ये कितना है x2 minus x1, ये एंगल निकल जाएगा m। सर here m is equal to tan theta which is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। Understood? वहाँ चीजें नई नई लग रही होंगी एकदम, है ना, अजीब सी नई सी, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में रहे। एक बारी जब आप करोगे ना सारी क्लासेस, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करोगे, सब चीज मेहनत मांगती। शिव जिम जाते हो, नहीं जाते हो? जब जिम जाएगा इससे पूछना होगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है छोटे छोटे रिजल्ट देखने को। सर एक बार कॉलेज में आ जाओ तो शायद तो टाइम ही नहीं कॉलेज में तो टाइम ही टाइम होगा, तो कॉलेज 11वीं 12वीं में बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर कॉलेज में टाइम होगा। कॉलेज में एक्चुअली तुम लोग टाइम बनाओगे। सर कॉलेज में कॉलेज जाता हूँ, वो तो कह रहा हूँ टाइम क्रिएट करोगे। कॉलेज जाता हूँ बस एडमिशन के लिए होता है, बस जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं अभी करंट में। ये नोट कर देना, यस सर करिए। दोनों चीजें, ये वाली और वो वाली दोनों। इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप पता लग जाए, देखो या तो स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो तो भी मेरा काम चल जाएगा, मैं लाइन की इक्वेशन लिख दूंगा। या 2 पॉइंट बताओ, 2 पॉइंट बताऊं तो भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि वहां से स्लोप मेरा बड़ी इजीली आ जाना, अगर दोनों पॉइंट मेरे को पता है। ठीक है, y is equals to y minus y1, this is equals to m x minus सर x। उनका क्या है, बस वही इक्वेशन है, बस इसमें स्लोप निकाल रहे हैं 2 पॉइंट दिनों में। हाँ जी, तो मतलब बात तो हो जाएगा ना कि 2 पॉइंट पता है तो कोई बात नहीं, आप इक्वेशन की लाइन लिख दोगे, या आपको उन्होंने एक m प्रोवाइड कर दिया और एक कोई भी पॉइंट दे दिया, इससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख दो। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि प्लीज फाइंड द इक्वेशन Note it down. Find the equation of a line. Find the equation of a line passing through point 2, 0 and making 60-degree angle with the x-axis, and making 60-degree angle with x-axis. Please do it.
ये सिचुएशन दे रखी है ना, वी आर हैविंग अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 20 और एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री। सो इक्वेशन सीधी सीधी मेरे को पता है क्या होती है, y minus y1 दिस इज इक्वल टू m x minus x1 हो जाएगा जी। m is basically m is equal to tan 60 which is root 3 and x1 y1 this is 2 comma 0, x1 is 2 y1 is 0, so the equation is y minus 0 this is equal to root 3 x minus 2, so y is equal to root 3x minus 2, this is the equation of the line सर -2√3 minus 2 root 3, thank you. This is the equation of the line which is passing through point 20 and the line which is making angle 60 degree with the x-axis. ठीक है? यानी कि इस लाइन के हर एक पॉइंट पर आपको y की वैल्यू पता होगी। अगर आप कहो कि सर x इक्वल टू 4 पर y कितना होगा, इस इक्वेशन में x इक्वल टू 4 डालो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y आपको मिल जाएगा। तो यानी कि सारे पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, दोस आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ठीक है करण? सारे के सारे पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर हैं, वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होते हैं। संडे तक पेपर खत्म हो जाएंगे भावना। संडे को 2 रेड बुल की कैन लेके बैठना, ठीक है, हेडफोन लगा के और बहुत सारा नाश्ता करके, ताकि बीच में भूख ना लगे। नींद आएगी खाना खा के इतना सारा, तो रेड बुल पी लेना। उस दिन मैराथन मोड में सारे के सारे लेक्चर्स निपटा दो बेसिक मैथ्स, ठीक है। और फिर उस दिन क्या करना, सिर्फ साइन थीटा कोस थीटा सोचना, dy by dx सोचना, इंटीग्रेशन सोचना, ठीक। तो संडे टेस्ट होगा, संडे टेस्ट होगा, मेरे को नहीं बताओ, अभी तक मैंने सिलेबस फिल नहीं किया। सर अभी तक वैसे आया लास्ट वीक हुआ था, फिर होगा। लास्ट वीक नहीं हुआ था, मतलब इस संडे नहीं हुआ था, इस बार होगा। कौन से चैप्टर? जितना करा दिया उतना। बेसिक यूनिट शायद यूनिट्स एंड डायमेंशन तो है ही, ठीक है। तो जितने जल्दी कर दोगे, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। डॉक्टर बनना है तो करना पड़ेगा। करंट मेहनत कर रहा है, इसमें लास्ट क्लास में फॉर्मूले बताए थे। कितना होता है करंट? डिफरेंशिएशन कोसेक एक्स, सर डिफरेंशिएशन है। हाँ जी, कोसेक एक्स का होता है वो कोसेक माइनस कॉट एक्स, ठीक है, माइनस याद है, माइनस कोसेक। प्रेशर सिचुएशन में पूछा था एकदम, और रिकॉर्डिंग भी हो रही है तब भी। प्रेशर में बताते अच्छी बात है। ये बात क्लियर हुई? सर सही है ना, यही हाँ होगा जी। माइनस कोसेक। ये इक्वेशन है। प्रेशर अब वापस इसका आ जाओ, y is equals to 2x, एक लाइन हमको दे रखी है, इस लाइन को हम बोल रहे हैं y is equal to 2x, the equation of line is given to us, और यहाँ पर हमको दिया हुआ है this is 2, this is 5, x equal to 2, x equal to 5। जब x 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? इक्वेशन दे रखी है, x 2 है, ये बच्चों क्या प्लॉट कर रखा है, ये y तो प्लॉट कर रखा है यहाँ पर, y की वैल्यू x के कोरस्पॉन्डिंग। जब x 2 है तो y 4 है, जब x 5 है तो y 10 इसका डबल ही पता है सर। बिल्कुल 10 होगा। ऐसे तुम मान रहे हो उसे यार अपने आप को। सर बाद में देखो आती क्या? बाद में तुरंत जवाब दे दिया सर। अच्छी बात है। तो अब देखो करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। फाइंड एरिया अंडर
area under y equal to 2x from x equal to 0 to x equal to 2. This is first part of the question. Second part of the question is from x equal to 2 to x equal to 5. एक एरिया आपको निकालना है इस रीजन का और एक एरिया आपको निकालना है इस रीजन का। ठीक है सर, सॉल्व क्लियर? अब निकालो। इतना सोचना ही नहीं है, पेन चलाओ फटाफट। हाँ सर फर्स्ट का 4 यूनिट्स कर और उसका 15 यूनिट्स कर। इंटीग्रेशन के माध्यम से करो, ट्रायंगल का एरिया मत निकालो। ओके सर। अच्छा चलो देख लो, तुम मुझसे मुश्किल वाला करवाऊंगा, इजी वाला मैं कर देता हूँ। फंक्शन यहाँ पर हमें दे रखा है that y is equals to fx and that function is 2x. Okay? Area under the curve is given by fx dx. पहले केस में कहां से कहां तक निकालना है? From x equal to 0 to x equal to 2. So this thing is fx कितना दे रखा है? 2x dx इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2। अब 2 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2, 2 and 2 कैंसिल। लिमिट यहाँ पर पुट करनी है फ्रॉम 0 to 2। इसको पुट करने के बाद आंसर आएगा 4 यूनिट्स। पूरी अब बताओ सेकंड वाला। यस सर, सर इसमें अप्रोचिंग फ्रॉम 2 to 5 कर देंगे सर, तो ये हो जाएगा ये 2x dx approaching from 2 to 5 sir, 2x approaching from 2 to 5 नहीं, लिमिट इज फ्रॉम 2 to 5। ये सर तो 2 लोअर लिमिट और 5 अपर लिमिट। हाँ जी, इंटीग्रेशन 2x dx फ्रॉम 2 to 5। अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 2, सो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 25। 21 यूनिट्स। यस मानो बात समझ आए? एरिया निकालने का ये भी एक तरीका है। दूसरा तो यहाँ पर ट्राइंगल ट्रेपेजियम बन रहा था, या फिर आप दूसरी बार क्या करते, फोरा निकालते, इसको माइनस कर देते, है ना? तो मैंने कहा हाँ सर, लेकिन अगर ये जो ट्रायंगल वाला इतना इजी मेथड है सर, ये क्यों करेंगे? मतलब ऐसे ये है भी, तो ये भी इजी है, बट ये तो इसकी नीड क्या बनी? इसकी नीड ये है, कभी 10x का कर्व देखा है? देखा होगा यार। tan 0 कितना होता है? tan 0 0, tan 90 नॉट डिफाइंड। ठीक है, और फिर उसके बाद tan 180 0, फिर से tan का कर्व बेटा जी ऐसा बनता है, 0 पे 0, और जब 90 अप्रोच करेगा π/2 तो वो इनफाइनाइट जाएगा। फिर दोबारा जब कर्व शुरू होता है ना 90 के दूसरी तरफ, तो माइनस इनफिनिटी से स्टार्ट होता है। ये होता है tan का कर्व। और अगर किसी ने आपसे कह दिया कि शिवेश मुझे एरिया बता दो π/3 से और π/,
क्या लिया जाए? पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक। फिर क्या करोगे? यहाँ तो आपका ट्राइंगल ही चलने वाला है। फिर क्या आएगा? इंटीग्रल ऑफ tan x dx फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, एरिया अंडर द कोसाइन कर्व, है ना? और देखो इससे पहले हमने क्या किया था, ये आपको फंक्शन दे दिया, ये आपको फंक्शन दे दिया। ये क्या बता रहा है? एरिया अंडर द कॉस कर्व, कहां से कहां तक? पाई बाई 6 से पाई बाई 3 के बीच, ठीक है? क्योंकि ये तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहला सवाल था, इसलिए सीधी रेखा खींच दी ताकि आंसर वेरीफाई भी कर सको कि यार मेथड सही भी है कि नहीं है। मेथड एकदम सही है, ठीक है सरकार। और क्या निकालोगे? चलो एक और निकाल दो। क्या हुआ भावना? अभी पूरे 10 मिनट बचे हैं। सर नेक्स्ट क्लास है ना? नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट कौन सी क्लास है? जल्दी भावना वैसे कहना नहीं, आज न्यू मैम आई है ना। आज नहीं आई हूँ ना भाई टाइम हो गया उनको। हाँ, तू आ जाइए टाइम टेबल में विशु सर लिखा हुआ था। मंडे से टाइम टेबल है इशू सर। पुरानी यार पता चल जाएगा 10 मिनट में, क्यों टेंशन? सपोज करो हमारे पास ये फंक्शन है 2x स्क्वायर, this is your curve and here y is given as 3x square, ठीक है? अब एरिया किसी ने आपसे कहा that please find the area between 0 to 2. Find the area between 0 to 2. सर 8 यूनिट्स। 8 यूनिट्स सुनने में तो सही लग रहा है। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इंटीग्रेशन से करा है। बिल्कुल वैसे ही होगा, वैसा हो ही नहीं पाएगा। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, area of shaded region, this is equal to y dx, which is equal to from 0 to 2, y is 3x square dx from 0 to 2, इसका इंटीग्रेशन आएगा x cube and we have to put in the limit 0 to 2, so this is 8 minus 0, 8 units. सर ट्रायंगल वाले से क्यों नहीं होगा? ये ट्रायंगल थोड़ा है बेटा, ये कर्व है, ऐसा पैराबोला है, ये ट्रायंगल है ही नहीं। लाइन होगी तो करेंगे भी, पर ये लाइन ही नहीं है, क्योंकि कोई भी लाइन किस फॉर्म में दी जाती है ना? y minus y1 is equals to mx minus x1, वहाँ x की कोई पावर नहीं आएगी। सर अगर ट्रायंगल कंसीडर भी करेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। ट्रायंगल कंसीडर नहीं करेंगे, इसको किया तो हमने देसी तरीके से ही है। देसी? हाँ जी भैया, इसका नहीं पता तो क्या करेंगे, छोटे छोटे रेक्टेंगल में इसको विभाजित करेंगे, उसको अप्रोक्सीमेट करेंगे। फिर ये टेक्निक कैलकुलस की बना दी न्यूटन ने, कर यही रहे हैं यहाँ पर भी, लेकिन ये टेक्निक है सीधा सीधा, ये एक टूल है, बताया था ना किया हमने, यही है। छोटे छोटे y dx क्या है, ऐसे एक स्मॉल स्ट्रिप का एरिया है और dx इतना छोटा है कि हम यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर कर रहे हैं कि एग्जैक्ट आंसर आता है, एग्जैक्ट 8 यूनिट्स है। न्यूटन के कॉलेज में प्लेग हो गया था एक बार चूहों की वजह से, वहां महामारी फैल गई थी, तो न्यूटन को क्या देना पड़ा, जब तुम्हारा कोविड चल रहा था 1 साल के लिए वो घर बैठ गए कि कॉलेज में तो वैसे ही मौत का खतरा है ना, तब तो वैक्सीन कुछ नहीं होती थी, तो आराम से घर पे बैठ गए।
और उसी दौरान उन्होंने पेड़ के नीचे बैठता था। हाँ जी सेब गिर गया था। सेब गिर गया। सेब गिर गया था, मामूली बात थोड़े है। ये मामूली सर, या नारियल गिर रहे हैं। अरे सेब गिर रहा था भाई, सर सुनो नारियल तो गिर जाता सही। तो सर वो तो कमाना चाहिए था। उसके ऊपर नहीं गिरा था, गिर गया सेब, तो उसने फिर देखा चांद को। लिटरली सच हाँ में सर, फंडामेंटल क्वेश्चन उन्होंने यही पूछा कि धरती सेब को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, लेकिन क्या धरती मून को भी अट्रैक्ट कर रही है? यस सर। ये तो फ्री फॉल कर रहा था, क्या मून भी फ्री फॉल कर रहा है? लेट्स कैलकुलेट इट। समझ लो कि मून का एक्सेल इसका तो पता था 9.8, पता था, गैलीलियो निकाल के गया था, सर उनका गैलीलियो ही निकाल कर गए थे, है ना? ये तो करके दिखाया था ना एक बार, ये तो गिर रहा है धीरे धीरे, इसके ऊपर ड्रैग लग रहा है। अब इसको वैसे भी गिरा सकते हो, कॉपी के ऊपर रख के आराम से गिर जाएगा। गिरेगा नहीं गिरेगा? कॉपी चाहिए। हाँ, गिराया कभी कॉपी के ऊपर रख के? सर पेपर? हाँ जी। हाँ सर गिर जाएगा, आराम से उड़ेगा नहीं। उड़ेगा नहीं? उड़ेगा थोड़ी देर के लिए। ऐसे कैसे यार? अरे यार वो गिर जाएगा, लेकिन वो ऐसे आराम से तसल्ली। तसल्ली से। ये पहले देख लो कैसे गिर रहा है, मरा हुआ, है ना? एयर का ड्रैग लग रहा है। अब कॉपी के ऊपर रख दिया, आप ये भी नहीं कह सकते कॉपी इस पेपर को पुश करेगी, दोनों एक साथ गिरे हैं, कांटेक्ट लूज नहीं हुआ, पेपर इसके ऊपर ही है। हाँ सर। गैलीलियो तो कहता है कि सब चीज एक ही एक्सेलरेशन से गिरते हैं, उसका मतलब क्या होगा? कांटेक्ट लूज नहीं होगा, एक का ज्यादा एक का कम होता तो ये ऊपर ये नीचे निकल जाना चाहिए था, लेकिन दोनों फ्री फॉल में है, सेम ही एक्सेलरेशन है दोनों का। क्या किया? ये इसके नीचे रख के वो एयर वेयर इसने हटा दी, तो दोनों सेम ही रेट पे गिर रहा है। सर वो भारी गैलीलियो ने ये चीज नोटिस कर ली थी एक्सपेरिमेंट कर करके, या दूसरा उसमें इसकी बॉल बना दोगे गिरोगे तो भी दोनों एक साथ गिरेंगे। मम्मी को दिखाना घर पे जाके, आज फिजिक्स सीख के आए हैं। ठीक, तो 9.8 वैल्यू कैलकुलेट कर रखी थी गैलीलियो ने, उसको नहीं पता था ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है कैसे, उसने नोटिस कर लिया, ऑब्जर्व किया कि यार सबका एक्सेलरेशन सेम ही है, सारी चीजें एक साथ गिर रही हैं, और उसने अपनी घड़ी वड़ी लेके कैलकुलेट कर लिया पूरा इतनी हाइट से गिर रहा हूं, है ना? वैल्यू उसने निकाल के दे दी प्रिसाइज 9.8 उसके फीट पर सेकंड में। घड़ी में टाइम है देखो। टाइम तो थी, उसने अपनी नापी पल्स, अच्छा उसको स्टॉप वॉच की तरह यूज किया, तो वैल्यू उसने निकाल के दे क्या दी। टाइम वो भी नहीं था क्या? कन्वर्जन उस टाइम जो भी टाइम की यूनिट यूज करते होंगे, हमने प्रेजेंट एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, उसने बहुत प्रिसाइज कैलकुलेट की थी, मेरी बात मान लो, गैलीलियो ने कैलकुलेट की। मान ली सर। तो सेम चीज वो कहते हैं ये फ्री फॉल कर रहा है ना एप्पल, क्या मून भी फ्री फॉल कर रहा है? फ्रीली फॉलिंग है, मून का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था। हाँ सर अभी तक। अब उसके लिए उनको क्या कैलकुलस इन्वर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी वहां निकालनी है, अर्थ तो इतनी बड़ी इरेगुलर शेप्ड बॉडी है ना? अब देखो इसका एरिया निकालना है, तो छोटे छोटे पोर्शन को हम ऐड करते चलेंगे, यही टेक्निक उन्होंने वहां इस्तेमाल की। पूरी अर्थ की ग्रेविटी निकालनी है, छोटे छोटे अर्थ को छोटे छोटे स्फीयर्स मान के कैलकुलेट किया और वैल्यू निकाल ली, उन्हें पता चला। सर मून की निकालो। मैं भी निकालूंगा क्लास में, ग्रेविटेशन कराऊंगा। मून? हाँ जी, मून कितने एक्सेलरेशन से गिर रहा है, हाँ सर। वो 1/60 निकल कर आएगा, 1/60 ऑफ द वैल्यू एट अर्थ। ठीक, तो इम्पोर्टेंट चीजें सर निकालने के बाद क्या होगा? क्या? सर निकालने के बाद भाई उसको पता लग गया कि जो सेम फोर्स धरती पे ऑपरेट कर रही है ना, यूनिवर्स में भी ये फोर्स ऑपरेट कर रही है, जो फोर्स चांद और धरती के बीच में है, सेम ही फोर्स सन और अर्थ के बीच में है। ऐसे नहीं पता लगता कि धरती पे बैठे बैठे पता लग गया कि सूरज यहाँ से खींच रहा है, कभी पता लगा पाते? अगर एक आइलैंड पे छोड़ दूं वहां ग्रो होने के लिए, पता लगा पाओगे? सारी लाइब्रेरीज भी रख लें, तो जीनियस थे ना ये लोग, ऊपर से हमें बता के गए। अच्छा चलो कोई अभी के लिए इतना ही। हाँ सर अगली क्लास में बैठते हैं। अगली क्लास में मैक्सिमम मिनिमम बताना मुझे थोड़ा सा। यस सर। बहुत जरूरी है मैक्सिमम मिनिमम। ओके, so this is all for now.